नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। बहुत स्वागत आप सभी का। तू है चैंपियन। आप नरेंद्र मोदी की तस्वीरों पर यह गाना सुन रहे थे। देखिए, चैंपियन तो है, लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। चुनाव का नतीजा जैसा भी रहा हो, नंबर घटे भले जरूर हो, लेकिन एक चीज तो उनसे कोई नहीं छीन पाएगा। इतिहास की किताबों में यह नाम इसलिए भी दर्ज होगा नरेंद्र मोदी का कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद कोई ऐसा प्रधानमंत्री बनेगा जो तीसरी बार लगातार इस पद की शपथ लेगा, और वो नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं अब से थोड़ी देर में राष्ट्रपति भवन में, जहां की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। और नरेंद्र मोदी ने इस बार कोई सरप्राइज या सस्पेंस जैसा रखा है या नहीं, इस पर हम लोग बात करेंगे। ऐसा लगता तो नहीं, क्योंकि जो नजर आ रहा है उसमें बहुत सारे नाम वही हैं जो आप पहले से सुनते आए, जो इस सरकार का हिस्सा रहे। शपथ ग्रहण से पहले ही सारे मंत्रियों के नाम भी आ गए। कहने वाले कहने लगे कि इस बार सरकार बदले बदले से हैं, मगर मोदी अपनी तरह से ही सरकार चला भी रहे। सीसीएस के 4 बड़े चेहरे वही रहेंगे, अब इसमें कोई दुविधा नहीं है। यानी सरकार के बड़े पावर सेंटर के अंदर कोई फेरबदल नहीं होने वाला है। अब ये नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने अपने सहयोगी पार्टियों का कोटा बिल्कुल बांट दिया। टीडीपी और जेडीयू, जिनको लेकर के बड़ी किस्से कहानियां चली कि क्या मांगा जा रहा है, क्या कुछ पोर्टफोलियो लिए जा सकते हैं, सबको एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री ही मिलेगा, यह बिल्कुल साफ है। इसी तरीके से शिवसेना शिंदे और चिराग पासवान की पार्टी का भी कोटा सेट कर दिया गया है। नरेंद्र मोदी ने जो कोटा तय किया है उसी को फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन खुद मोदी के लिए चैलेंज है। बीजेपी से किसे मंत्री बनाते? बीजेपी में ओबीसी, दलित, आदिवासी सांसदों को खोजना पड़ रहा है। ऐसे में कम मार्जिन से जीते हुए सांसदों की भी आप मानिए एक किस्म की लॉटरी लग रही है। नरेंद्र मोदी को अपने वोटर को वापस लाना है, जिसकी शुरुआत आज से ही हो सकती है, जब ये मंत्रिपरिषद के चेहरे आप देखेंगे। जैसे झारखंड की हम बात करें, झारखंड में मोदी के पास मंत्री बनाने के लिए कोई आदिवासी चेहरा है ही नहीं, क्योंकि आदिवासी सीटों पर कांग्रेस और जेएमएम का सांसद बना। इस सरकार में चैलेंज का एक स्केल देखिए आप। महाराष्ट्र में बीजेपी की सीटें और नीचे चली जाती अगर प्रकाश अंबेडकर इंडिया अलायंस में शामिल होकर लड़ रहे होते। प्रकाश अंबेडकर की पार्टी और एआईएमआईएम अलग लड़े, इसलिए बीजेपी की कम से कम 3 सीटें महाराष्ट्र में बच गई। नरेंद्र मोदी के साथ शिवराज सिंह चौहान की इनिंग्स शुरू होने जा रही है आज। ये भी एक हाई पॉइंट है। दोनों ने साथ में कभी काम नहीं किया, ना सरकार में ना संगठन में। अब शिवराज सिंह चौहान को नरेंद्र मोदी क्या काम देते हैं, यह देखना होगा। गुजरात के हैवीवेट हैं सीआर पाटिल, राज्य के बड़े नेता हैं, लेकिन वो भी नरेंद्र मोदी के साथ अपनी इनिंग्स यहीं से शुरू करने जा रहे हैं। मंत्रिपरिषद में उनका नाम भी शामिल होगा। जीतन राम मांझी कुर्सियों की लंबी कतार में इकलौते बैठे हुए अभी आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहां सारे लोग पहुंचना शुरू हो चुके हैं। अब ये सीधी तस्वीरें जो राष्ट्रपति भवन से आप देख रहे हैं, सभी मंत्री एक एक करके यहां पर आ रहे हैं। अब ये दूसरे शख्स भी जो कुर्सी तलाश रहे हैं अपनी, सबकी कुर्सियों पर नाम लिखा हुआ है, नाम ही पढ़ रहे हैं वो भी। तो ये आप देख रहे हैं, शुरुआत हो गई शपथ ग्रहण समारोह की। बस नीचे आपको डॉक्टर एस जयशंकर वो कुछ लोगों से मुलाकात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर एस जयशंकर, जिनकी एक किस्म की लैटरल एंट्री हुई, सीधे भारत के विदेश सचिव थे, भारत के विदेश मंत्री बने, और अब दोबारा सरकार में उनका नाम है। और कोई उम्मीद तो नहीं करनी चाहिए कि कोई और उठापटक होगी। जैसे हमने आपको बताया, सीसीएस के चारों नाम, प्रधानमंत्री के बाद जो 4 नाम होते हैं वो चारों इस लिस्ट के अंदर हैं, इसलिए मानकर चला जा रहा है कि उनके पास विभाग भी शायद वही होगा। हमारे साथ मेहमान बने हुए अनंत विजय जी हमारे साथ हैं, संजीव श्रीवास्तव साहब हमारे साथ हैं, शांतनु गुप्ता जी आ गए स्टूडियो में, समीर चौगांवकर हमारे साथ हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर जी, और हमारे साउथ इंडिया एडिटर टी राघवन साहब भी हमारे साथ हैं। आप आज दिन भर यही सब कर रहे थे, तो बताइए फिर दर्शकों को लिस्ट जो आपने निकाली आज मोदी साहब ने कोई सरप्राइज रखा है भी कि नहीं? अब इसमें ऐसा कुछ सरप्राइज नहीं है सौरभ, और जो ऑप्शन उनके पास थे उस ऑप्शन में जो सबसे बेहतर कर सकते थे वो करने की कोशिश की गई है। इसमें आप देखें तो एक कंटिन्यूटी वाली जो सरकार है ना, वो मैसेज देने की कोशिश है कि जितने हैवीवेट मंत्री हैं खासतौर पे एक तरह से उनको वैसे ही कंटिन्यू कराया जा रहा है। बाकी कुछ मंत्री वैसे ही हैवीवेट मंत्री जो कि चुनाव हार गए हैं वो इसमें जगह नहीं आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे, अन्यथा सारे एक्सपेक्टेड नाम ऑलरेडी हैं एक्सेप्ट अनुराग ठाकुर को ड्रॉप किया जाना निश्चित तौर पे आईएनबी मिनिस्टर थे क्योंकि थे और सरकार के चेहरा के तौर पे थे, तो वो एक बड़ा झटका कहा जा सकता है उनके लिए। लेकिन अन्यथा ये सरकार कंटिन्यूटी वाली है, और कोशिश ये की गई है कि जो ऑप्शन आपके पास है पूरे देश भर में, ऑप्शन की बात जब मैं कर रहा हूँ तो कास्ट इक्वेशन के हिसाब से मैं कह रहा हूँ, उस ऑप्शन को यथासंभव उसको पूरा किया जाए। हालांकि कुछ लूफोल्स अभी भी नज़र आ रहे हैं, जैसे बिहार के संदर्भ में सबसे पहले अगर आप देख लें तो बिहार में शाहबाद एरिया की 4 सीट बीजेपी हारी है, और उसमें ठाकुरों की नाराज़गी इस लिहाज से नहीं कि बीजेपी या जेडीयू के खिलाफ नाराज़गी थी,
पवन सिंह को लेकर वो जो एक फैक्टर आया, उसके चलते आप काराकाट हारे, उसके चलते उसका अक्सर आरा पे पड़ा, बक्सर पे पड़ा, सासाराम पे पड़ा, इस रूप में कि वहाँ ठाकुर अगर वोट नहीं कर रहा है उपेंद्र कुशवाहा को, तो बाकी सीटों पर कुशवाहा भी एनडीए के लिए वोट नहीं किए, तो उसका नुकसान हुआ। तो ठाकुर कम्युनिटी से एक भी मंत्री नहीं है जी, 3 सांसद वहाँ से जीत कर आए हुए हैं, लेकिन उनमें एक भी नहीं है। तो उस तरह के छोटे मोटे कुछ लूफोल्स हैं जो कि आगे एक्सपेंशन जब होगा तो निश्चित तौर पर पार्टी उसका ध्यान रखना चाहेगी, लेकिन फिलहाल उस ऑप्शन के तहत जो किया जा सकता था वो करने की कोशिश की गई है, और मैसेज यही है कि कंटिन्यूटी वाली सरकार है। कोई भी मंत्रिमंडल बनता है तो उस वक्त जो लीडर है सरकार का, यानी प्रधानमंत्री है, उन्हें क्या क्या चीजें देखनी होती है। जाहिर है पहली चीज तो आप ये देखते हैं कि इनमें से काम के मेरे कौन कौन से, आपको सरकार चलानी है, विभाग अच्छे देना पड़ेगा, तो एक परफॉर्मेंस भी आदमी कर सकता है कि नहीं कर सकता। दूसरा सीनियोरिटी, ऑब्वियसली यंग ब्लड भी होना चाहिए, सीनियोरिटी भी होनी चाहिए। इसके अलावा आप देखते हैं जैसी अब जो कास्ट कैलकुलेशंस की बात कर रहे थे आप, वो देखा जाता है। फिर आप किस हिस्से से आ रहे हैं प्रदेश के, वो भी एक चीज है। तो हर लिहाज से कोई परफेक्ट मंत्रिमंडल पहली बार में बन जाएगा ऐसा होता तो कभी मंत्रिमंडल, कभी आप विस्तार नहीं देखते, तो इसलिए आप बार बार विस्तार भी देखते हैं, नए लोग लाए जाते हैं, जो लोग होते हैं ऑलरेडी उनको ड्रॉप किया जाता है। पहले वही आपने एक नाम तो ले दिया, अनुराग ठाकुर, जो नहीं है इस लिस्ट के अंदर। दूसरा मेरे ख्याल से एक स्मृति ईरानी जो कि 10 साल से हार गई मुझ चुनाव, ऐसा नहीं, वैसे हारे हुए लोग भी रहे हैं मंत्री, हार के भी रही थी 2014। 2014 की बात खुद ही कर ले, लेकिन इस बार नहीं है उनका नाम। तो बड़े नामों में तो यही अनुराग ठाकुर और स्मृति ईरानी जिनके नाम नहीं है, और जो नए बड़े नाम जीत करके आए हैं उसमें सबसे बड़ा नाम शिवराज सिंह चौहान का है। अब बिल्कुल सौरभ, और हारे हुए में एक नाम और जोड़ दीजिए, रोहित बिट्टू हारे हैं, रवनीत बिट्टू हारे, लेकिन है बनाया गया इस बार भी बहुत इंटरेस्टिंग नाम है। स्मृति ईरानी के केस को अगर देखें तो निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी पर अटैक करने के लिहाज से बीजेपी के सबसे मजबूत चेहरों में से एक हैं, स्पोक्स पर्सन के तौर पर अगर आप देखें तो उस चेहरे को पार्टी निश्चित तौर पे बहुत दिन तक ऐसा नहीं रखना चाहेगी कि वो निष्क्रिय कर दे। अभी ज़रूर है कि चुनाव क्योंकि हारी हैं तो इसमें जगह उनको नहीं दी गई है। दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान की अगर बात करें तो वो स्टेचर जो है ना, वो देखना होगा कि उनको पोर्टफोलियो कैसे दिया जाता है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, एक लंबा एक्सपीरियंस लेके वो टेबल पे आए हैं, कैबिनेट के टेबल पर, और ऐसे में उनका पोर्टफोलियो निश्चित तौर पर माना जा सकता है कि कोई महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो होगा। हालांकि पार्टी के भीतर सौरभ ये चर्चा चल रही थी कि संघ ये चाहता है कि अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर उनकी भूमिका तय की जाए, और निश्चित तौर पे वो अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो आप समझ सकते हैं कि ओबीसी फेस हैं, बहुत मिलनसार हैं, लोगों के बीच में या कार्यकर्ताओं के बीच में उनकी सहजता बहुत ज़्यादा चर्चा में रहती है। उस हिसाब से वो सारी चीज़ें ऐड कर सकते थे, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष के बजाय उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। और अब नज़रें बस इस बात पर टिकी रहेंगी पोर्टफोलियो क्या दिया जाता है। जिस कृषि को लेकर मध्य प्रदेश में उन्होंने बहुत ज़्यादा ख्याति बटोरी थी, क्या वो कृषि दिया जाता है, इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है कि आखिर शिवराज सिंह चौहान का पोर्टफोलियो क्या होने वाला है। फिलहाल 4 मुख्यमंत्रियों के साथ यह मंत्रिमंडल अपने शपथ लेने जा रहा है, उसकी तैयारी में 4 मुख्यमंत्री है इसमें, पूर्व मुख्यमंत्री जी। अरे ठीक है, आपने कहा उनका पोर्टफोलियो क्या होगा, तो हम ये मान के चलें कि सीसीएस में कोई परिवर्तन नहीं है, चारों नाम तो है ही वो। हाँ बिल्कुल सौरभ, सीसीएस को लेकर उसमें कोई इंडिकेशन नहीं था, जैसा कि 2-3 दिन पहले से हम लोग इस बात को कह रहे थे कि पहली बात तो ये कि सीसीएस में एलाइज का कोई पार्टनर, कोई एलाइज नहीं होगा, कोई एलाइज पार्टनर नहीं होगा। दूसरी चीज कि उसकी जो प्रकृति है, खासतौर पे निर्मला सीतारमण, बीच बीच में तस्वीरें भी आती नहीं, हो सकता है आपकी बातचीत का थ्रेड थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब करता रहूं। अश्विनी वैष्णव को आप देख रहे हैं, भाई सरकार है, मुझे नहीं लगता कि इनसे ज्यादा महत्वपूर्ण, मतलब नंबर वाइज भी अगर आप देखें, और इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज किसी एक आदमी के पास थे। रेलवे, आईटी, टेलीकॉम को छूटे तो बताइएगा, सब कुछ इनके हिस्से रखा गया, जिसके अलावा कैंपेन का काम इनके पास था चुनाव के अंदर। तो बहुत बिजी आदमी है ये अश्विनी वैष्णव। मुझे लगता है इस बार कुछ छूट जाएंगे, कुछ छूटेंगी, क्योंकि रेलवे इतना शॉर्ट आफ्टर पोर्टफोलियो है ना, और आपके पास अब इतने हैवीवेट्स हैं, प्लस एडजस्टमेंट्स अलाइज के साथ है, और इसमें से एक भी पोर्टफोलियो को अगर वो, जैसे आईटी है, आईटी को बहुत अच्छी तरह मैनेज करना भी मोदी जी की स्कीम ऑफ थिंग्स में बहुत महत्वपूर्ण है। तो मुझे लगता है नॉट किसी और कारण की वजह से नहीं, सिर्फ लोगों को ज़्यादा जोड़ने की कंपल्शंस की वजह से शायद अश्विनी वैष्णव के टेलीकॉम, इलेक्ट्रॉनिक्स और रेलवे, हाँ, तो आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्टफोलियो एक हो, खैर उस पर कयास, लेकिन लगता है इतना सारा भार उन पे नहीं रहेगा। और भीड़ भी आप देख लीजिए, आज जितने वहां पर दर्शक दीर्घा में लोग हैं, इतने कभी नहीं रहे किसी भी स्वेरिंग सेरेमनी के अंदर। पहली बार 9000 लोग राष्ट्रपति भवन के अंदर किसी प्रधानमंत्री की शपथ में आपको बैठे हुए दिखाई देंगे। आप लोगों में सर कोई जाना पहचाना चेहरा दिखता रहे तो जरा कमेंट कीजिएगा। अभी तो कैमरा बस तलाश ही रहा है, मुझे लग रहा है हमारी तरीके से कैमरा भी तलाश रहा है। बाकी मुझे अभी थोड़ी देर पहले उत्तर प्रदेश में जो काफ़ी समय अधिकारी रहे, नवनीत सहगल, जो प्रसार भारती में है, क्योंकि उनकी हाइट बड़ी लंबी है तो दिखे थे। मैं एक बार कहना चाहूँगा कि बीजेपी जिस तरह से अपनी लिस्ट की गोपनीयता रखती है, तो जो हम नाम बता रहे हैं उसमें अभी
कितना सस्पेंस है, हम कुछ और सस्पेंस देख सकते हैं, क्योंकि ऑफिशियली तो कोई लिस्ट अभी निर्मला सीतारमण देश की वित्त मंत्री, वो आपको दिखाई दी। काफी मजबूत सूत्र है, लेकिन सूत्र नहीं है मेरे ख्याल से। नहीं, इसमें से जो नाम भी है ना, इनमें से कोई सरप्राइज नहीं होने वाला, ये नाम रहेंगे ही रहेंगे मंत्रिमंडल में। ये देखिए, ये है शशांक मणि त्रिपाठी, या जो पीले कुर्ते में है, जो देवरिया से जीते हैं, जो IIT दिल्ली और PWC में काम करते हैं। सुबह जब बुलाया गया था तो बुलाने के साथ इस बात को बताया गया था, और उसमें साथ साथ ये ताकीद कर दी गई थी कि इसकी जानकारी आप किसी को नहीं देंगे और ये बताएंगे नहीं। कम से कम 10 ऐसे लोग थे, इंटरव्यूज दे दिए, 10 नहीं, उसमें जाने से पहले, जाने से पहले, और 10 ऐसे लोग थे जो कि बाकायदा इस बात को बता रहे थे कि हमें एकदम से मना किया गया है, फिर भी हम बता रहे हैं कि हमें बुलाया गया है। नहीं, सरप्राइज एक जो शांतनु बात कह रहे हैं देवेंद्र, कोई ऐसा नाम जो ऐसा व्यक्ति जो सुबह वाली बैठक में ना हो प्रधानमंत्री के साथ और यहां हमें दिखे? बड़ा में तो कोई ऐसा नहीं है सौरभ। अच्छा, सुरेश गोपी दिखेंगे, एक गोपी दिखेंगे, हालांकि उनकी फ्लाइट लेट वो हो तो गई, मतलब उनको लेट expected नाम है। इन्फॉर्मेशन बड़ा मिली नाम तो चल भी चुका है दिन में, 1 वो बजे नाम। तक वो निकले थे वहां। तो बाकी वो तो बाकी फिर उन्होंने तो तस्वीरों में ही देख लिया प्रधानमंत्री के साथ। और अवनीत बिट्टू ने तो ये भी बता दिया कि प्रधानमंत्री बोले क्या। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री ने जो एक सूत्र दिया है वो है ईमानदारी, ईमानदारी, ईमानदारी। काम में ईमानदारी बरतो। आप हफ्ते में 4 दिन यहां रह करके अपने विभाग का काम देखिए, 3 दिन वापस जाइए, अपने क्षेत्र में जाइए, अपने कार्यकर्ता गरीब आदमी की बात सुनिए। यह आपका मूल मंत्र होना चाहिए सरकार में रहने का। फर्स्ट ईमानदारी, दूसरा आपको गरीब का भी काम करना है, आम आदमी का काम करना है। बहुत से लोग शिकायत करते थे कि भाई काम नहीं होते हमारे, लेकिन आज प्रधानमंत्री ने बड़ा क्लियर किया। अच्छा, एक चीज और, रिश्तेदारों को अपने मंत्रालय से दूर रखिए। ये किसी को पसंद नहीं आता। उन्होंने कहा आपका कार्यकर्ता सबसे ज्यादा अगर किसी चीज से चिढ़ेगा, अगर उसे आपके मंत्रालय में किसी आपके नाते रिश्तेदार की दखल दिखाई देगी, कभी मंत्रालय में भटकता हुआ वो दिखाई दिया, तो वो नहीं होना चाहिए बिल्कुल। अरुण जी, रवनीत बिट्टू ने आके जो कहा, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि वो कांग्रेस बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनको तो ये आदत रही है ना कि अंदर क्या हुआ वो बाहर निकल के बता दे। तो अभी उनको थोड़ा बीजेपी की संस्कृति में रमने में समय लगेगा, तो इस लिहाज से अगर देखा जाए। लेकिन प्रधानमंत्री ने जो मंत्र दिए हैं, ये मंत्र भी कोई ऐसा नहीं है जो नरेंद्र मोदी पहली बार दे रहे हैं, कोई नोवेल्टी नहीं है इसमें। वो लगातार इस बात को कहते रहे, जब वो परिवारवाद की बात उठाते हैं, या जब उनके अपने आसपास से उनके भाइयों को उन्होंने जिस प्रकार से प्रयत्न पूर्वक दूर रखा गवर्नेंस से या मंत्रालयों से, तो मुझे लगता है कि एक्सपेक्टेड लाइंस पे था। और जब आप रिश्तेदारों को दूर रखने की बात करते हैं, तो उसमें जो एक छिपा हुआ संदेश है कि आप कार्यकर्ताओं को वरीयता दीजिए, कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दीजिए। सौरभ जी, बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि अरे पुरुषोत्तम रूपाला साहब, तो रूपाला साहब तो शायद मंडाविया भी है साथ में। रूपाला साहब तो मंत्रिमंडल में शायद नहीं है, मंत्रिमंडल में तो नाम नहीं है। नहीं, यहाँ पे सांसद सारे गेस्ट के तौर पे आएंगे, तो ऐसा नहीं कि जो भी तस्वीर में देखें उसके बारे में कहना ये तो बड़ा कसक वाला काम है कि भाई हाँ, ये बहुत मतलब बहुत हिम्मत का काम है कि आपको ड्रॉप किया जाए और आप उसी तरह मुस्कुराते हुए, उसी तरह सदरी वदरी पहन के लगा के एकदम बिल्कुल वो आप वहां पहुंचिए और सबसे हंसते मुस्कुराते मिलिए। ये देखिए, पॉलिटिशियंस का जॉब बहुत टफ है। मुझे लगता है कि 5 साल की ही नौकरी उनकी होती है, एक बार जीत गए तो उसके बाद 5 साल बाद आपकी नौकरी का गिरिराज सिंह देखिए बिहार से लगातार तीसरी बार हैं, तो पहले टर्म में भी थे। गिरिराज सिंह पसंदीदा लोगों में से मतलब इनकी गिरिराज सिंह का और नरेंद्र मोदी का संबंध बहुत पुराना है। मुझे लगता है कि जब आप याद करिए, जब नीतीश कुमार पहले सरकार में थे और जब वो बीजेपी के साथ नहीं थे, तो गिरिराज बाबू अकेले मंत्री थे, मतलब मंत्री इस्तीफा दे के आए थे, जो नीतीश के खिलाफ बोलते थे, और उस समय से इनका गुजरात कनेक्शन है। इनका डेयर डेविल होना देखिए सौरभ, आज पे कर रहा है लगातार पिछले 3 बार से। डेयर डेविल किस रूप में मैं कह रहा हूँ कि जब ये बिहार सरकार में मंत्री थे, तो जाहिर तौर पे आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार जैसे कड़े प्रशासक समझे जाने वाले मुख्यमंत्री के अंडर अगर आप मंत्री हों, और जो बीजेपी यूनिट थी प्रदेश की, चाहे सुशील मोदी हों या दूसरे नेता हों, और दिल्ली में जो बीजेपी के बड़े नेता थे, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी हो या अरुण जेटली हो या दूसरे लोग, ये सारे लोग इस बात की मुखालफत करते थे कि गिरिराज सिंह कैसे आप ऐसा बयान दे देते हैं नीतीश कुमार के खिलाफ। फिर हाँ, शिवराज सिंह चौहान दिखाई दिए। अभी आपको शिवराज सिंह चौहान को प्रमोद कृष्णन भी दिखाई दे रहे हैं। चाहे प्रमोद कृष्णन जी, आप आजकल तो फ्लेवर में चल रहे हैं वो पूरी तरीके से। कई सारे कांग्रेस के पूर्व दिखाई दे रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान, क्योंकि उनकी पत्नी भी, धर्म पत्नी भी साथ में है, साधना सिंह जी। जी हाँ जी,
अब शिवराज जी को मिलेगा क्या, सवाल ये वो सबसे बड़ा सवाल यही है। और सबसे इंटरेस्टिंग मतलब देखने वाला बात ये है कि इतने बड़े लीडर हैं कि मुझे लगता है कि कैबिनेट में मैक्सिमम मिनिस्टर्स जो हैं वो शिवराज सिंह से जूनियर रहे। अगर आप देखेंगे तो अमित शाह उनसे जूनियर है, नितिन गडकरी उनसे जूनियर रहे। अच्छा हुआ और ऐसा कोई पोस्ट नहीं जहां शिवराज सिंह चौहान राष्ट्रीय अध्यक्ष छोड़कर नहीं रहे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, महासचिव रहे, सांसद रहे, वो विधायक रहे, 18 साल मुख्यमंत्री रहे। तो मुझे लग रहा है कि शिवराज सिंह चौहान को बड़ा मंत्रालय मिलेगा और बहुत सरप्राइजिंग हो सकता है शिवराज सिंह मंत्रालय को मंत्रालय मिलना। जतिन प्रसाद दिखाई दे रहे हैं, यूपी से पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे यूपी के, अब केंद्र में मंत्री बनाए जाएंगे। और अजय दोबारा एक बार फिर अश्विनी वैष्णव इंद्रेश जी से मुलाकात कर रहे हैं वो जी। जितिन प्रसाद, बहुत चर्चा हुई आज जितिन प्रसाद के नाम पर, यूपी से जितिन प्रसाद का नाम। अब मूड तो आज सभी का अच्छा दिख रहा है, हर कोई आनंद जी इंद्रेश जी अच्छे मूड में मुस्कुराता हुआ दिखाई दे रहा है। जो नहीं बने उनसे भूपेंद्र यादव इनका नाम है सूची में? भूपेंद्र यादव का नाम है, दूसरी बार मंत्री बने। जितने लोगों को हम अटकलें लगा रहे थे कि जो प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं, वो सब तो मंत्री बन रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष वाली आपकी जितनी लिस्ट होगी ना, सब है, सब एग्जॉस्ट हो सब आ गए। गए। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष तो नया व्यक्ति होगा। पूरी तरह से ओपन है एकदम। देखिए हम लोग जितेंद्र भूपेंद्र यादव सिंह कह रहे थे, हम लोग जम्मू खट्टर जी कश्मीर भी से- लिस्ट में हैं। बिल्कुल खट्टर जी भी लिस्ट में आ गए, धर्मेंद्र प्रधान धर्मेंद्र प्रधान भी आ गए। मतलब मुख्यमंत्री भी धर्मेंद्र नहीं बने प्रधान उड़ीसा का। जी, धर्मेंद्र प्रधान जी के आने से तो 2 पोस्ट खाली हो ये गए। क्रूशल है। हाँ, उड़ीसा भी खाली हो उड़ीसा गया, के चीफ मुख्यमंत्री भी मिनिस्टर। खाली हो गया। तो धर्मेंद्र प्रधान जी अच्छा के बाद एक चीज सौरभ है, जी किशन रेड्डी ने सुबह भी और अभी लेटर डाल दिया है कि मैं कैबिनेट मिनिस्टर हूँ। ये पहला कोई मंत्री देख रहा हूँ जिसने कैबिनेट अपना लेटर डाल दिया है उन्होंने। नहीं, ये तो टेक्निकली तो नहीं कर सकते भी मेरे ख्याल से। ये आपने देखा कुमार स्वामी ने भी डाला, कुमार स्वामी ने भी डाला है। कौन सा ने डाला? तो कुमार स्वामी लेटर ने जो भी उनको तो शपथ लेंगे तब तो बनेगा ना राजीव मंत्री। गौबा जी की तरफ से लेटर आया है, जो लेटर मिला होगा ना शपथ ग्रहण कैबिनेट करने के लिए, सेक्रेटरी हैं, इन्विटेशन का वो डाल दिया उन्होंने कि आपको शपथ लेने के लिए बुलाया जा रहा है। देखिए अभी तो आपको अच्छा, जितिन प्रसाद एक बार फिर तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। तो मंत्री जो शपथ लेने वाले हैं सब पहुंच चुके हैं वहां पर। पूरी लिस्ट जो है हम आपको बताएंगे अभी। नरेंद्र मोदी के अलावा राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, डॉक्टर एस जयशंकर, निर्मला सीतारमन जी भी पहुंच चुकी हैं वहां पर। बहुत से लोग जो हैं ये भी बात कर रहे हैं। आपने तो मेरे ख्याल से पहले सबसे पहले इंडिया टीवी पर देवेंद्र ने ये कह दिया था कि सीसीएस की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई अंतर नहीं होने जा रहा है। वही लोग बिल्कुल सौरभ, और बजट को लेके तो ऑलरेडी इतना आगे जा चुकी हैं। पिछले कई महीनों से तो बजट की तैयारी में ही वो लोग लगा है। और प्रधानमंत्री ने ये कह दिया था कि जून के आखिर में जो बजट आएगा तो 24 जून को लेकर उस पर चर्चा भी चल रही है। क्या 24 जून से पार्लियामेंट सेशन की शुरुआत हो जाएगी? अगर 24 जून से ना हो तो ज़्यादा से ज़्यादा जुलाई जाएगा। तो उस कंडीशन में समझा जा सकता है कि वित्त मंत्री के तौर पर किस प्रकार से उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। संजीव बालियान भी और निर्मला दिख रहे हैं। सीतारमन की बात बालियान। करें तो चुनाव हारे इस बार। निर्मला सीतारमन की बात करें सौरभ, तो एक तरह से वो भी इतिहास ही बना रही हैं कि जिस प्रकार से भरोसा उनके ऊपर वित्त मंत्री के तौर पे प्रधानमंत्री मोदी जता रहे हैं, वो बड़ी बात है कि उनकी कार्यशैली को लेके वो कितना खुश होंगे, संतुष्ट होंगे कम से कम, कि बार बार उनके ऊपर ही भरोसा। क्योंकि बीच में कई बार आप देखते होंगे कि चर्चा चलती थी कि निर्मला सीतारमन को बदला जाएगा, इनको वित्त मंत्री बनाया जाएगा। खासतौर पर मुंबई सर्किल में तो इस बात की बहुत ज़्यादा चर्चा होती थी, लेकिन वैसा हुआ नहीं और लगातार वो उस भरोसे के दम पे आगे बढ़ी। हालांकि बीच में जब उन्होंने एक बयान दे दिया था चुनाव को लेके कि क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं इसलिए मैंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को मना कर दिया है कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, तो बहुत ज़्यादा चर्चा उस पर हुई थी कि ये कैसा बयान है। उनके पतिदेव वो बहुत सारे निशाने साधते रहते थे केंद्र सरकार पर, लेकिन इन सारी चीज़ों से दूर गवर्नेंस अपनी जगह पे और उसी हिसाब से दर्शना प्रधानमंत्री जरदोश। नरेंद्र मोदी ने यह फैसला किया। जितिन प्रसाद ब्राह्मण चेहरे के तौर पर बीजेपी को बहुत उम्मीद होगी, क्योंकि इनका कद लगातार बड़ा किया जा रहा है और क्या वो डिलीवर कर पाएंगे, क्योंकि यूपी के मंत्री के तौर पे इन्होंने खास कोई छाप नहीं छोड़ी है। यहाँ ज़रूर उम्मीद होगी पार्टी को कि उसमें बेहतर काम के बदौलत उस प्रदर्शन को आगे संजीव करें। बालियान भी इस सूची में होते शायद, अगर वो चुनाव जीत गए होते अपना जी। लेकिन अब पूर्व मंत्री जीते भी होते तो सौरभ दिक्कत ये थी कि जयंत चौधरी और ये दोनों पॉकेट अब एक ही है, तो दो दो जाट को उस पॉकेट से बनाना आसान काम नहीं था। कृष्णपाल गुर्जर है, कृष्णपाल गुर्जर कृष्णपाल गुर्जर जी, इनका भी नाम है। बड़े मार्जिन से जीते। चहल जी हैं, हरियाणा से जी धर्मेंद्र प्रधान। हालांकि शायद उनका इस लिस्ट में नाम होता, उड़ीसा वाली लिस्ट में होता तो ज्यादा खुश होते हो अगर चीफ मिनिस्टर के लिए उनका चयन हुआ होता तो। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान फिर मंत्री बनेंगे और धर्मेंद्र प्रधान सीनियर मंत्रियों में शुमार रखते हैं अपना। मुझे लग रहा था बस जितिन प्रसाद की जगह सुधांशु त्रिवेदी भी एक अच्छे ब्राह्मण चेहरा बन सकते थे, मतलब राज्यसभा से गए, उन्हें मतलब बना सकते थे मंत्री। सर यूपी की लिस्ट राजनाथ सिंह, जयंत चौधरी आरएलडी से हो गए, जितिन प्रसाद, पंकज चौधरी, बीएल वर्मा, अनुप्रिया पटेल, कमलेश पासवान, एसपीएस बघेल। तो सीनियरिटी में देखें तो बघेल साहब सबसे सीनियर हैं इस लिस्ट में। तो नहीं, राजनाथ सिंह राजनाथ जी के मतलब सॉरी राजनाथ जी के बाद बिल्कुल। तो
और एसपीएस बघेल जिस प्रकार से जनाधार वाले नेता हैं सौरभ, इस बार का रिजल्ट भी दिखा रहा है कि जहां पे मार्जिन के लिए बीजेपी तरस रही है, उसमें भी बड़े मार्जिन के साथ उनकी जीत हुई है। और उस व्यक्ति को अगर आप उनसे बात करें सौरभ, पहले कई बार आप संभव की बात भी किए हों कि एक एक इलाके के एक एक गांव के बारे में पता होता है कि किस गांव में कितनी जातियां, कितनी संख्या है जी। धड़ाधड़ बोलना शुरू करेंगे वो। ठीक। चिराग पासवान अपनी माताजी के साथ पहुंचे आज शपथ ग्रहण समारोह में, वो क्या कह रहे हैं सुनते हैं। पूरी क्षमता के साथ उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा, ये विश्वास दिलाता हूं। मंत्री बनने के बाद प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी? ये आने वाली उनकी मां है, आज कितना बड़ा दिन मैडम? बहुत, मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, बहुत मैं खुश हूँ। मेरा बेटा आज मंत्री बनने जा रहा है। चलिए ठीक है। चिराग पासवान तो कैबिनेट रैंक की मिलेगा ना उनको तो। हाँ सौरभ, निश्चित तौर पे उनकी ये उम्मीद रहेगी, हालांकि एक्सपीरियंस के हिसाब से तो नहीं है क्योंकि पहली बार सरकार में आ रहे हैं और आमतौर पे ये कोशिश की जाती है कि फर्स्ट टाइमर को कैबिनेट देने से बचा जाए। लेकिन चिराग पासवान ने जिस तरह का परफॉर्मेंस दिया है अपनी पार्टी के लिहाज से और जो निष्ठा जताई है गठबंधन को लेकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को लेकर, सोचिए कि उस व्यक्ति ने कितना कुछ झेला। इसी गठबंधन ने उनकी पार्टी को तोड़ा, भले ही जेडीयू के ऊपर सारी चीज़ जाता है लेकिन बीजेपी जेडीयू दोनों साथ ही थे। उनकी पार्टी को तोड़ा, एक तरह से ख़त्म किया, उनके सांसद वहाँ से टूटे, बावजूद उसके उस व्यक्ति ने नई पार्टी बनाई, मेहनत किया और आज 100% रिजल्ट एक बार फिर से। उनका घर भी खाली करा, सामान रखवा दिया, सामान घर के बाहर रखवा दिया था, मतलब उनको तो घर खाली कराने वाले कल्याण दिखाई दे रहे हैं इसमें आपको सामने अभी। इनकी पार्टी का तो जनसेना पार्टी वाले, इनकी पार्टी से 2 सांसद हैं लेकिन किसी को भी अभी तक मौका नहीं मिला है। 12 कहा जाता है राघवेंद्र जी, ऐसा कहा जाता है कि जो टाइप बनाया इसमें इनका बड़ा रोल है। बिल्कुल, बहुत वो कापू जो कम्युनिटी है पूरी एकदम डोमिनेंट कम्युनिटी दोनों को मिलाने में, टीडीपी को और भाजपा को साथ लाने में, हाँ बिल्कुल। एक ये और एक बीजेपी के सांसद हैं, इन दोनों ने, क्योंकि बीजेपी के अंदर भी बहुत विरोध था कि हमें नहीं गठबंधन करना है, लेकिन बीजेपी के एक सांसद और पवन कल्याण, इन दोनों ने मिलकर गृहमंत्री अमित शाह को बताया और गृहमंत्री अमित शाह के लेवल पे युवा, और समस्या उधर से भी थी, जैसे वो पुरंदेश्वरी को लेके चंद्रबाबू नायडू बहुत ज्यादा अड़े हुए थे कि इनको वहां से हटाया जाए, इनको चुनाव नहीं लड़ाया जाए, लेकिन बीजेपी दोनों एक ही परिवार के हैं एक तरह से। हाँ, लेकिन एकदम 36 का रिश्ता है। अच्छा, आमतौर पर अब जैसे सही है गठबंधन की सरकार तो है, माना जाता है कि आपको अपने एलाइज को एडजस्ट करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती होगी, लेकिन यहाँ बीजेपी, जो हम लोग ने शुरुआत में जो बात कही, बीजेपी को अपने अरिथमेटिक कास्ट कैलकुलेशन बैठाने के लिए बहुत दिक्कत हो रही होगी, क्योंकि कई लोग जीत के नहीं आए जो आप शॉर्ट मानते कि इनको लिया जा सकता है, तो आपकी बेंच स्ट्रेंथ वैसी कमजोर हो गई कास्ट के लिहाज से भी। कहीं आपको ब्राह्मण नहीं मिल रहा है, कहीं आपको दलित नहीं मिल रहा है, और जो मिल रहा है सौरभ उसमें भी बहुत ढंग का नहीं। जैसे राजस्थान के हिसाब से देखें तो भगीरथ चौधरी कोई बहुत अच्छे ऑप्शन नहीं हो सकते हैं, जाट हैं क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था तो उनको बनाया जा रहा है, लेकिन मजबूत नेता के तौर पर पिछला विधानसभा चुनाव वो हारे हुए हैं। देखिए राजस्थान में तो आप 11 सीट हार गए, उसके बाद भी आप कमोबेश पुराने मंत्रिमंडल को ही वापस रिपीट कर रहे हैं वहां से, है ना, और भूपेंद्र यादव को और ऐड किया है जो कि हैं ही सीनियर। तो एक लेवल पे कंटिन्यूटी है या मजबूरी है? रामभद्राचार्य जी बोलिए। मैं कह रहा हूँ कंटिन्यूटी की तरह भी देख सकते हैं और एक्चुअली जो आप कह रहे हैं लैक ऑफ ऑप्शंस की तरह भी देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा विकल्प नहीं है तो उसको मजबूरी का भी पुट है उसमें। भाई आप बिल्कुल इनएक्सपीरियंस नए लोगों को कहाँ से मंत्री बनाओ, और इसी मंत्रिमंडल इन्हीं चेहरों पे आप 240 पे रहे हो, तो आपको उसके बियॉन्ड देखने का अगर प्रयास करना चाहिए था वो कर नहीं सकते, क्योंकि जो इस समय बिसात बिछी हुई है उसमें बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं है एक्सपेरिमेंटेशन की है, चेंज की। तो आप अपने नोन ट्रस्टेड चेहरों पे डिपेंड कर रहे हैं और ये डिपेंड कर रहे हैं कि थोड़ा जो और आप समीकरण बिठाएंगे, क्योंकि टारगेट तो आज से ही मोदी जी का जैसा स्वभाव है ऑलरेडी 2029 टारगेट पे आ गया होगा कि क्या होगा कैसे होगा, और बीच में जो बड़े बड़े स्टेट इलेक्शंस हैं। बट देखिए, मतलब हम कंटिन्यूटी की बात बार बार कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम ये भी बात है कि कोई बड़ा इंस्पायरिंग कुछ भी नहीं है इसमें। मतलब इतना प्रिडिक्टेबल और इतना ऑब्वियस सा सब कुछ है कि जो मोदी जी का सरप्राइज फेंकने का एक स्टाइल है, या कोई एकदम से कोई नई चीज कि सब अचंभित रह जाए, भौचक्के रह जाए, वो उनके पास इस समय वो मैन्यूवरिंग स्पेस नहीं है, वो स्पेस नहीं है। अब वो जो सरप्राइज फैक्टर है अगर कहीं आएगा तो पोर्टफोलियोज में आएगा, जिसका अभी हमें कुछ मालूम नहीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष में आएगा, देवेंद्र हम आज तक एक्सपेक्ट करें, राष्ट्रीय अध्यक्ष में भी आएगा, स्पीकर में भी आएगा, कल तक हो सकता है ये। हालांकि उस पर होमवर्क बहुत हो चुका है। आज जब चाय वाली पार्टी खत्म हो गई थी तो चाय वाली पार्टी के बाद प्रधानमंत्री तकरीबन 4 घंटे बैठे रहे थे और उन्होंने पोर्टफोलियो को लेके जो कुछ भी करना था वो किया जा चुका है। मसला सिर्फ रिलीज करने का रहेगा। संभव है कि आज रात को भी कर दें, लेकिन
पिछली बार का अगर देख रहा हूँ मैं, तो पिछली बार अगले दिन किया गया था और अभी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आज किया जा रहा है और या कल। दूसरी बात जो संजीव सर कह रहे हैं कि इसमें उस तरह का सरप्राइज फैक्टर नहीं है। सरप्राइज में क्योंकि जनता ने दे दिया था तो इसमें गुंजाइश बहुत कम थी, जनता ने ऐसा सरप्राइज दिया था। एक्चुअली जो आप बात कह रहे हैं देवेंद्र, देखिए 1 तारीख को चुनाव लास्ट मतदान हुआ, फिर फॉरेन प्राइम मिनिस्टर ध्यान में चले गए और उसके बाद लौटते ही ये खबरें शुरू हो गई थी कि मीटिंग्स का सिलसिला शुरू हो गया होगा, शुरू हो गया है। वो 3 घंटे की यहाँ मीटिंग, वो सारी मीटिंग्स हुई हैं 300 साढ़े 300 की कैलकुलेशन को ध्यान में रखते हुए। वो कैबिनेट को जिससे प्रून किया गया होगा, अब काट छाट की गई होगी उसमें कि भाई वो तो कई लोग आए ही नहीं, अब आपको कई दूसरे लोगों को भी लेना है और आज ही नहीं लेना है, आपको एक्सपेंशन के फेरबदल और चेंजिंग डायनेमिक्स को ध्यान में रखते उससे गुंजाइश रखनी है। तो ये एक्चुअली तो जो काफी चैलेंजिंग टास्क था। सर आप तो एडिटर रहे, आप अब एक आदमी की हायरिंग करनी होती है कहीं चैनल में, किसी संस्थान में, आदमी 100 चीजें देखता है, सैलरी से लेकर के कितना अनुभव है, क्या इसकी स्किल सेट है, क्या नहीं है। तो यहाँ तो आप देश का मंत्री चुन रहे हो। अच्छा, आप की सरप्राइज किया होगा, हमारे पास क्या पैमाना है? पास में उदाहरण तो एक ही है ना कि आप 14 के बाद 19 में रिपीट हुए थे, कोई सरप्राइज दिया था उस वक्त? क्या नहीं, मतलब वही लोग हैं, हर बार आप उन्हीं के बीच में से ही आपको अपनी टीम चुननी है। ये देखिए वो 12th फेल वाले। पर मुझे लगता है 19 में थोड़ा सरप्राइज जयशंकर थे। 19 में बहुत बड़ा 19 में बड़ा सरप्राइज थे जयशंकर, जब वो सुषमा जी तब इस तरह से लिस्ट भी नहीं आई थी, सामने उनको पंक्ति में देखा तो हम लोगों ने देखा ये कहां से आ गए यहाँ पे। वो तो ऐसा सरप्राइज था, इसका सब वेट कर रहे थे। मतलब उसमें डिस्कशन वसुंधरा राजे ये वसुंधरा जी अब और अजीत पवार जो भी आपको दिखाई दे रहे हैं। अजीत पवार जी आज थोड़े से निराश हैं, उनकी पार्टी के किसी नेता को मंत्री नहीं बनाया गया, लेकिन वो प्रफुल्ल पटेल ने बड़ा क्लियर कर दिया है। प्रफुल्ल पटेल का नाम था लेकिन उनका एमओएस के लिए नाम गया था, उन्होंने कहा मैं कैबिनेट रह चुका था, तो मैं मेरे लिए डिमोशन था, ये मैंने बात उनको बताई। उन्होंने कहा कि हम इसको जल्द रेक्टिफाई कर लेंगे, उनका शब्द है, इसको हम लोग जल्द रेक्टिफाई कर लेंगे। और प्रफुल्ल पटेल कैबिनेट रह चुके हैं, सुनील तटकरे तो सांसद बनकर आए हैं। प्रफुल्ल पटेल नहीं चाहते होंगे। हाँ, वो प्रफुल्ल पटेल नहीं चाहते, उनका नाम हो गया था फाइनल, उन्होंने कहा नाम फाइनल हो गया, मुझे बताया गया आपको एमओएस दे रहे हैं, तो मैंने कहा यहाँ दिल्ली को कि मैं एमओएस नहीं हो सकता, तो फिर कहा कि फिर रहने दीजिए, फिर जिस तरह का उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उस तरह से वो एमओएस बनने लायक भी नहीं है। अब सर ये तो प्रधानमंत्री का विवेक है, इस पर तो कोई मैं मेरा विवेक व्यक्त कर रहा हूँ। ये अजीत पवार आपको दिखाई दे रहे हैं अभी, बाकी एलाइज में मुझे नहीं लगता कि कोई छूटा है। नहीं, लगभग सब आ गए हैं। सौरभ, जब ये कैबिनेट बर्थ की बात होती है तो बार बार मुझे वो फोन कॉल और वो टेप्स याद आते हैं जब जर्नलिस्ट सेट करा करते थे और बहुत पहले से तैयारी होती थी, और अब हमको ये भी नहीं पता है, हमें नाम जीरोक्स तक लीक नहीं होता है, जहाँ पहले कैबिनेट बर्थ की चर्चाएं लीक हो जाया करती थी और जर्नलिस्ट सेट करा करते थे। जो परिपाटी भारत में बदली है, मेरे ख्याल से इसके लिए भी बहुत से लोगों को लग रहा था इस बार गठबंधन की सरकार में शायद ऐसा कुछ होगा, नहीं हुआ। कल पहली बार सौरभ ऑन पेपर नाम आए हैं। इसके पहले की जो बैठक हुई थी वो सिर्फ चर्चा हुई थी, उसमें पेपर पर कुछ भी नहीं लिखा गया था। कल जो प्रधानमंत्री के घर पे जो बैठक हुई थी उस बैठक में नाम को शामिल किया गया था और कल रात से लोगों को बताना शुरू कर दिया गया था। एलाइज को तो कल रात में ही बता दिया गया था, बाकी बीजेपी के लोगों को आज सुबह 8:30-9 बजे के बाद बताना शुरू किया गया था और सबको ये हिदायत दी जा रही थी कि बताना बिल्कुल नहीं है। अरे एक्टर अक्षय कुमार, उनको भी न्योता है आज का। अक्षय कुमार को आपने देखा, धर्मेंद्र प्रधान की चर्चा हम लोग जो है पहले जो है कर ही चुके हैं। अच्छा, एक बात और रिमार्केबल जो है, क्योंकि हम इतनी मीडिया में चर्चा हुई कि 3 कैबिनेट 4 कैबिनेट ये एमओएस मांगा गया है, एक जो सबसे बड़े आपके एलाइज हैं जीडीयू और टीडीपी, एक कैबिनेट एक एमओएस, दैट्स इट। देखिए ऑन रिकॉर्ड जो कृष्ण कुमार हैं टीडीपी के सांसद, उन्होंने मुझसे कहा कि हम चाहते थे कि हमको 4 मिले कम से कम, हमको थोड़ी सी मायूसी हुई है कि हमें सिर्फ 2 मिला है, लेकिन उन्होंने इस उम्मीद के साथ ये कहा कि एक्सपेंशन में शायद इसको कॉम्पनसेट करेंगे। इस तरह से उसको इस तरह से भी देखा जाना चाहिए सौरभ कि जब टीडीपी को आप सिर्फ एक एमओएस और एक कैबिनेट दे रहे हैं तो हो सकता है कि जेडीयू को भी इससे एक मैसेज देने की कोशिश की गई है, और आप और हम जानते हैं कि टीडीपी को या चंद्रबाबू नायडू को समझाना इस लिहाज से बहुत आसान है। और एक चीज ये तो है ही, मैं शांतनु की बात पे कहना चाह रहा हूँ कि इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि एक जमाना था कि इस लिस्ट के जीरोक्स बट रहे होते थे। नहीं, मैं तो कुछ और कह रहा था, जब जर्नलिस्ट सेट करते थे कि डिसाइड कोई और कर रहा है, डिसाइड करते थे और जर्नलिस्ट कभी नहीं करते थे। अब जब नाम मत कहलवाइए, जर्नलिस्ट क्या हमने नीरा राडिया के टेप्स नहीं सुने? नीरा राडिया के टेप्स में आप कितनी बोलचाल कर लो, कितना ही बड़बोलापन, किसी को बना के दिखाए कोई मंत्री जर्नलिस्ट, जो नाम थे वही मैंने तो देखा नहीं। 1-2 लोग हैं जिन्होंने मंत्री बनवाए अपने समय पे, उनका नाम मैं यहाँ नहीं ले सकता, लेकिन बचा रहे हैं अपने मित्रों को आप। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा था कि एक समय टोटल लीकेज थी, नियर टोटल, एक समय बिल्कुल नहीं,
होना तो कहीं इसके बीच का चाहिए ना। पत्रकारों को कुछ ही नहीं मालूम पड़े, ये भी कहाँ की बहुत आज ऐसी तो मुझे थोड़ी बात है बीच की जिसकी लिस्ट हम लग बहुत रही है ना, ये लिस्ट तालियां भी बजाए मुझे- बैठ के नहीं, कि देखो साहब इनको सब बाद में मालूम पड़ेगा। ये भी मुझे आपके सूत्र ही हैं। मुझे अभी तक लगता है सोचिए कि नहीं बताया। पत्रकारों का भी अमृतकाल अब शुरू होने वाला है, इसलिए हम सबको खुश होना चाहिए। आज उसके संकेत मिल गए कि थोड़े नाम वाम मिल गए तो चर्चा होने लगी है। तो अमृतकाल में तो यही होता है ना कि आप भी सुखी रहें और सरकार भी सुखी रहे। तो पत्रकारों का अमृतकाल है, आनंद मनाइए, पुरानी बातों को छोड़िए। कौन, ये सही है कि एक टीवी चैनल के दफ्तर से तय किए जाते थे और हेलो राजा को बना दो और प्रजा को बना दो, जो भी होता था, तो उसको छोड़िए, बीती ताही बिसारिए अब। लेकिन अब ठीक है, आने वाले समय में हम पत्रकारों को कुछ जानकारियां मिलेंगी, ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए। नहीं, आज प्रधानमंत्री के सुबह वाले लेक्चर में ये भी था, मीडिया से जरा देखभाल के बात करना। प्रधानमंत्री तो हर बैठक में ऐसा कहते रहे हैं कि भैया, वो याद है ना कि जब आप दिल्ली पहुंचोगे कोई आपको बनाने के लिए कहेगा, और वो होता भी था। मैं तो बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं, जब वो सांसद बन के बिहार से यहाँ आए थे तो रेलवे स्टेशन पर उनके लिए एक्सेंट गाड़ी खड़ी थी। मैं 2004 की बात बता रहा हूँ। उन सबको, उनको गाड़ी और ये सब, खैर ये सब छोड़ दीजिए। कुछ लोगों को वो संदेश, कुछ लोगों को वो संदेश भी देते हैं इस माध्यम से कि कुछ संघ के ऐसे विचारक पैदा हो गए थे 2014 के बाद कि सुबह सुबह पहुंचते थे और ANI वाले को बुला के एक बाइट दे देते थे, जो नॉन इशू होता था वो इशू बन जाता था शाम तक। तो प्रधानमंत्री का ऐसा कहना ठीक भी है। एक बार नेशनल एग्जीक्यूटिव में उन्होंने नरोत्तम मिश्रा की तरफ देख के भी ये कहा था कि सिनेमा पर आप लोग थोड़ा कम ध्यान दीजिए, कार्यकर्ताओं की तरफ ज्यादा ध्यान दीजिए। तो वो मीडिया से लोगों को कहते हैं कि थोड़ा संभल के बतियाइए। साध्वी निरंजन ज्योति, इस बार इनका नाम भी नहीं है, ये तो हार गई हार गई चुनाव, हार गई चुनाव। अच्छा, इस पूरी कवायद के अंदर, एक्सरसाइज के अंदर देवेंद्र, कितने लोग शामिल रहते होंगे और इनपुट्स जो है, किस किस का इनपुट इसमें लिया जाता होगा? इस बार जो किया गया उसमें ये किया गया था कि जैसे जब कैंडिडेचर तय किया जा रहा था तो उस समय जितने लोग चुनाव लड़ रहे थे उनकी पूरी प्रोफाइलिंग उसी समय की गई थी। वो सारी प्रोफाइलिंग ऑलरेडी बीजेपी के टॉप लीडर्स के पास थी। तो अब जीतने के बाद अब उनमें से ही देखना था कि हाँ इतने जीते हैं, तो उनके प्रोफाइलिंग के लिए या फिर पार्टी के प्रदेश संगठन से बातचीत करने की कोई बहुत ज़रूरत थी नहीं। और उस लिहाज से चाहे प्रदेश के अध्यक्ष हों, प्रदेश के संगठन मंत्री हों, या वहाँ अगर सरकार है तो वहाँ के मुख्यमंत्री हों, इनसे बहुत ज़्यादा विचार विमर्श नहीं किया गया है। एक दो राज्य ही ऐसे हैं जहाँ पर वो विचार विमर्श किया गया है, अन्यथा राष्ट्रीय स्तर पर ही उन नामों को तय कर लिया गया है। शामिल लोगों में से बात करें तो प्रधानमंत्री के अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और बीजेपी के संगठन महामंत्री BL संतोष, इनकी प्रमुख भूमिका रही है। और इन लोगों ने जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी है, जैसे दिल्ली में अगर हर्ष मल्होत्रा के नाम को अगर आप देख रहे हैं कैबिनेट में, तो उसकी वजह यह है कि उस इलाके के जो क्षेत्रीय प्रमुख हैं संघ के, वो ये चाहते थे, उन्होंने BL संतोष को इस बात की जानकारी दी, उन्होंने ही टिकट भी दिलवाया था, उन्होंने मंत्री भी बनवाया। तो इस तरह के फीडबैक वहाँ पर काम आए हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा राज्यों के साथ विचार विमर्श किया गया हो इस मंत्रिमंडल को लेके, इस बार उसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि सबका प्रोफाइलिंग ऑलरेडी चुनाव के समय ही कर लिया गया था। जी, मनसुख मांडविया बात करें डॉक्टर S जयशंकर से, दोनों दूसरी बार जो है इस मंत्रिमंडल में होंगे। मनसुख मांडविया को पिछली बार जो है हेल्थ पोर्टफोलियो दिया गया था, कोविड के दौरान वो हेल्थ मिनिस्टर रहे थे, तो इस बार भी आप यकीन ये कह सकते हैं कि उनके पास कोई बड़ा अच्छा मंत्रालय, हैवीवेट मंत्रालय वो रहेगा। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, अब रोशनी भी जो है सामने राष्ट्रपति भवन में जलाई जा चुकी है, तो मतलब अब 7:15 बजे का वक्त है। प्रधानमंत्री सबसे पहले शपथ लेंगे, उसके बाद ये सारे नाम जिनकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, लगातार आपको बता रहे हैं कि ये इस टीम में ज्यादातर वो लोग हैं जो नरेंद्र मोदी की टीम 2 में थे, मतलब जब वो दूसरी बार प्रधानमंत्री बने 2019 वाली टीम में, ज्यादातर वो नाम है। लेकिन उसके अलावा फिर नए लोग कुछ जीत कर आते हैं, कुछ वो, और कुछ लोग जो हार जाते हैं वो उस लिस्ट से गायब होते हैं। वही इस बार भी दिखाई दे रहा है। खट्टर जी, अमित शाह जी पहुंचे। बहुत से लोगों को लग रहा था अमित शाह जी शायद पार्टी देखेंगे अब की बात। ये बहुत ज़्यादा चर्चा हुई है सौरभ, और पार्टी के भीतर तो ये इतनी ज़्यादा चर्चा हुई है कि पूछिए मत। सब लोग ये कहना शुरू किए कि लग रहा है कि अब अमित भाई आ रहे हैं, अमित भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। लेकिन समझा जा सकता है कि दूर दूर तक उसकी ना कोई ज़रूरत थी, ना कोई उस बारे में चिंतन था कि हाँ वो करने की ज़रूरत है। और अमित शाह सरकार चलाने के लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगर किसी के ऊपर सबसे ज़्यादा बर्डन है तो इतने सारे मंत्रियों के साथ उनकी बैठकें होते रहती हैं सौरभ, ये पूछिए मत। जैसे महंगाई को लेके ही कि महंगाई को कैसे आपको लगातार नियंत्रण में रखना है, उसकी जो कमेटी एक बनी हुई थी तो उसको यही हेड करते थे, और हर 10-15 दिन पे उसकी एक बैठक होती थी। बीच बीच में योगी आदित्यनाथ भी आप दिखाई दिए। जी जी देवेंद्र बोलिए।
इनके लिए समस्या है योगी आदित्यनाथ के लिए सौरभ इस रूप में कि जो नंबर्स ये उम्मीद कर रहे थे उसके आसपास भी नहीं होना समझा जा सकता है कि कोई प्रदेश का नेतृत्व यही कर रहे हैं तो वो एक दबाव एक बर्डन ज़रूर होगा कि ऐसा कैसे हुआ कि इतनी सारी सीटों पर। हालांकि उसका मंथन आगे चल रहा है और प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, इन सारे लोगों की रिपोर्ट भी ली गई है। एक एक सीट का विश्लेषण किया जा रहा है क्योंकि ये सिर्फ आप लोकसभा नहीं आ रहे हैं, उस लोकसभा के हिसाब से अगर विधानसभा के क्षेत्रों को देखें सौरभ तो बहुत बुरी तरह से हार हुई है और उसमें तो कई जीती हुई सीटें हैं। 1-2 विधानसभा में जीत रहे हैं और 3 में हार रहे थे, लेकिन जिसमें जीते बड़े मार्जिन से जीते इसलिए जीत गए हैं। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन जरूर है उत्तर प्रदेश के लिए इस बार का लोकसभा का चुनाव का जो रिजल्ट है वो। और आपने मार्जिन्स की बात की तो मार्जिन्स तो देश भर में डाउन हुए हैं। बिल्कुल, ये एक बड़ी चिंता है पार्टी के लिए। भाई हम अमित मोदी शाह जी जी का की मार्जिन बात कर देखिए, रहे थे मोदी तो जी का अमित मार्जिन शाह बता रहा है जी कि तो देश में कह रहा है 1.5 लाख में मोदी जी आ गए। डिफैक्टो पद नहीं है लेकिन पूरी कार्य प्रणाली जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, डिफैक्टो डिप्टी पीएम है वो पिछले 5 नितिन साल गडकरी जी से। ने आज तो गडकरी जी एकदम सच संवर के आए हैं भाई। नितिन गडकरी जी अब एक ऐसा नाम है नितिन गडकरी जी का जो हर लिहाज से सुरेश सोनी से बात कर रहे हैं। सुरेश सोनी जी से बात कर रहे हैं। शिवराज जी आगे, ये अरुण शिवराज जी कुमार। बातचीत कर रहे हैं। अरुण जी उनके जी। साथ जो है वो अरुण कुमार हैं जो अभी संघ और बीजेपी के रिश्तों को देख रहे हैं, पॉलिटिकल मामले को। हर लिहाज से एलिवेशन के लिए वाजिब है, लेकिन एलिवेट करके जहां जाना है वहां स्लॉट बहुत कम है और फिक्स है, तो आप सीसीएस में ही जा सकते हैं। वो लेकिन नितिन गडकरी की अपनी काबिलियत सौरभ देखें ना आप तो उसमें सीसीएस के किसी भी मंत्रालय के हिसाब से उनकी काबिलियत का बेस्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो मूलतः इंफ्रास्ट्रक्चर और इस तरह की चीज़ों के व्यक्ति हैं, उसमें उनका इंटरेस्ट भी है, उस काम को बहुत पसंद करते हैं, बेहतर करते हैं, करना भी चाहते हैं। बैकग्राउंड भी है तो हाँ, सब कुछ उनके जब वो हिसाब से। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो ऐसा लगता है कोई बड़ा एंटरप्रेन्योर बात और कर उनका रहा है। एलिवेशन एक ही पद से हो सकता है, उसकी वैकेंसी नहीं है। उसकी वैकेंसी सोचिए आमतौर पे मंत्री ये कहते हैं कि प्रोजेक्ट्स के लिए पैसे नहीं है। नितिन गडकरी ऐसे मंत्री हैं जो कि हाउस में खड़े होकर बार बार इस बात को कहते थे कि पैसे की कोई कमी नहीं है, जितनी सड़कें बनवाना है बताओ, मैं सड़क बना रहा हूँ। और इस बारे में सांसद बहुत खुश होते थे कि जो भी वो प्रपोजल लेके जाते चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उनको सड़कें मिली हैं, उनको हाईवेज मिले हैं। सौरभ, मैं आपको एक दिलचस्प चीज़ बताऊं कि जो क्वेश्चन आवर चलता है लोकसभा या राज्यसभा में, मैंने कम से कम जितना एक्सपीरियंस किया, अपोजिशन के सांसद भी जब खड़े होकर सवाल पूछते हैं सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री से संबंधित, तो शुरू के 3-4 लाइनें उनकी जो होती हैं वो नितिन गडकरी की तारीफ के लिए होती हैं। वो ये बताते हैं कि आपने ये प्रोजेक्ट दे दिया, इसकी भी हमें उम्मीद है। तो ये कम देखने को मिलता है कि जब अपोजिशन से अपने काम के दम पर आप इतनी प्रशंसा बटोरें। नितिन गडकरी ने वो किया जी। और क्योंकि सौरभ, जेपी नड्डा जी जैसा आपकी लिस्ट के हिसाब से मंत्री बन रहे हैं, तो मेरे ख्याल से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसका नाम भी अब 1-2 वीक में ही आ ही जाएगा। नहीं तो मेरे ख्याल से जेपी नड्डा जी के पास अब अदरवाइज 6 महीने बचे थे। नहीं, जेपी नड्डा जी का शायद जून तक ही कार्यकाल है। अच्छा, जून मुझे में किसी ने तिथि बताया- दी गई थी, मुझे लगता है, मुझे याद नहीं है ठीक से, कुछ 12 जून या 14 जून तक क्या ही 20 जून का कार्यकाल है, तो उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है। जरा दक्षिण भारत की बात करें राघवन, एक तो एलाइज दक्षिण भारत से आपका टीडीपी सबसे बड़ा एलाई आ गया, इसके अलावा केरल से जी सुरेश जी, आपने नाम सुरेश दिया गोपी, जी हाँ, सुरेश गोपी। चले तो सही वक्त पर चर्चा हमने शुरू की। देखिए केरल में से जीतने वाले जैसा उम्मीदवार। सबसे पहले शायद इंडिया टीवी ने ही बताया था, देवेंद्र ने बताया था कि जॉर्ज कुरियन जो है वहां से एक बहुत बड़ा सरप्राइज, किसी को भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि जॉर्ज कुरियन का नाम मंत्रिमंडल में शामिल होगा। सुरेश गोपी की जीत को उससे जोड़कर देखना चाहिए। त्रिशूर एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां पर क्रिश्चियन बाहुल्य कह सकते हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां पर क्रिश्चियंस डिसाइड करते हैं, और वहां पर इस बार जब सुरेश गोपी को जीत मिली है तो बीजेपी को ये लगने लगा है कि जो एक बड़ा समुदाय है वहां पर वो बीजेपी की तरफ झुक सकता है अगले असेंबली इलेक्शंस के लिहाज से। इसलिए सुरेश गोपी और जॉर्ज कुरियन जो है वो केरला के कोटे से यहाँ पर मंत्रिमंडल में शामिल होते हुए दिख रहे हैं। जॉर्ज कुरियन का एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूं, से पर्सनालिटी लग रहे हैं। सुरेश गोपी बड़े शानदार एक्टर है, वहां पे बहुत अच्छा सिंगिंग भी करते हैं। आप इनसे जब भी इंटरव्यू करें, इनसे 2-4 गाने आप गवा सकते हैं। डांस का वीडियो वायरल हुआ है, बहुत अच्छे डांस करते हैं रिजल्ट आने पे। इसमें जॉर्ज कुरियन की एक बहुत दिलचस्प बात बता दूं मैं आपको, वो जो ओ राजगोपाल जब कैबिनेट में मंत्री थे यहाँ पर, तब वो उनके ओएसडी हुआ करते थे और आज वो मंत्री बन रहे हैं। शिवराज जी की कुर्सी तो भाई इंपॉर्टेंट जगह पे लगी आगे है बिल्कुल। अगर वो कोई संदेश है, कुर्सी का क्रम बहुत कुछ बता देता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे वाह, वेंकैया नायडू वेंकैया जी, शिवराज जी की कुर्सी आपने किनके बगल में लगी देखी? निर्मला जी के साथ। निर्मला जी के बगल में लगी। अरे वाह, चिन्ना जीर आप जानते होंगे। जी जी, ये बड़े संत हैं, साउथ से आते हैं। इनका जो मठ है उसमें जो सिटिंग स्टैचू है
वो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सिटिंग स्टैचू है चिन्ना जी। इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री ने किया की था। कुर्सी हाँ, अमित शाह प्रधानमंत्री ने से inauguration पहले किया था। मेरे ख्याल से नितिन सीनियरिटी के गडकरी हिसाब पहुंचे, से अमित शाह बैठे, अमित शाह जी के बगल में है। अब बीच में राजनाथ जी की खाली है, मुझे लगता है कि राजनाथ जी आएंगे तो गडकरी जी से पहले बैठेंगे, कुछ ऐसा लग रहा है मुझे। प्रोटोकॉल में वैसे क्या ऑर्डर रहा है अभी तक सीनियरिटी का? राजनाथ जी सबसे पहले प्रधानमंत्री के बाद बाद राजनाथ जी। हाँ, उसका मतलब यह रहता है सौरभ कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनुपस्थित हैं, जैसे देश से बाहर हैं, और उस समय फिर लीडरशिप की जिम्मेदारी दूसरे व्यक्ति पे रहती है, जो कि ठीक वरीयता क्रम में उनके बाद जो शपथ लिया रहता है मौजूदा समय में राजनाथ जी। नृपेंद्र मिश्रा दुखी होंगे, पुत्र ने चुनाव लड़ा लेकिन चुनाव हार गए। तो राष्ट्रपति भवन सज धज कर तैयार, दर्शक दीर्घा पूरी तरीके से भरी हुई है। अब बस इंतजार हो रहा है 7:15 बजे का, जब एक एक करके सब शपथ लेना शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री से शुरुआत होगी। एक बार फिर अगर मंच की जब एक बार तस्वीर आए तो उस पर हम लोग ज्यादा बात कर पाएंगे कि इस वक्त कौन कहां पर बैठा हुआ है, क्योंकि वो आपको एक सीनियरिटी के बारे में वो बताता है। जैसा देवेंद्र बता रहे थे, प्रधानमंत्री के बाद इस कैबिनेट में सबसे सीनियर व्यक्ति राजनाथ सिंह है, दूसरे क्रम पर वही शपथ लेते हैं। नारायण राणे जी का भी नाम इस बार नहीं है, जिसके अंदर महाराष्ट्र के कोटे से एकदम ड्रॉप हो गए वो। चेहरा ही बता रहा है उनका ड्रॉप हो गया। चेहरा तो उनका ऐसा ही रहता है। महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र से इस बार सवाल काफी हैं पार्टी के लिए। एलाइज भी बहुत है और सवाल भी बहुत है। बिल्कुल, एलाइज ने तो नाराजगी दिखाना शुरू कर ही दिए। अजित पवार ने सुना है कि अजित पवार मतलब अमित शाह जी से समय मांगा है मिलने के लिए। उन्होंने आए तो हैं, वो नहीं समय मांगा है मिलने के लिए, तो हो सकता है वो अपनी चिंताओं से अवगत कराएंगे महाराष्ट्र को लेकर भी कि प्रदर्शन कैसा रहा है। और सबसे पहले चुनाव तो महाराष्ट्र में होना है। हरियाणा और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव भी 90 डेज के अंदर है, अक्टूबर में चुनाव होना है। तो पार्टी को बड़ी चिंता होगी कि लोकसभा चुनाव में ऐसा प्रदर्शन रहा है, तो ये अगर कंटिन्यू अगर रहता है प्रदर्शन विधानसभा में, तो महाराष्ट्र में तो सरकार बनाना यहाँ से हम लोग बात कर सकते हैं। पहली कुर्सी खाली प्रधानमंत्री की, दूसरी राजनाथ जी की खाली, तीसरी पर अमित शाह जी, चौथे पर नितिन गडकरी बैठे हैं, पांचवी कुर्सी फिर खाली थी, शिवराज भी उसी लाइन में है। उसके छठे नंबर पर शिवराज जी और फिर निर्मला सीतारमण। अरे बाबा, अदानी अंबानी पहली कुर्सी वाले आए। ऐसे में विपक्ष को इनविटेशन जाता है, क्या होता है? बिल्कुल आज भी गया है, विपक्षी नेता ट्वीट भी कर रहे हैं। देखना बड़ा सरप्राइज हुआ कि निर्मला सीतारमण को बड़ा पद मिले और शिवराज सिंह चौहान को उससे कम कैबिनेट पद मिले। ये एक बड़ा मतलब वो रहेगा। शिवराज सिंह के सीनियरिटी के हिसाब से मुझे लगता है कि उनको प्रधानमंत्री मोदी कोई बेहतर मंत्रालय देंगे। जी, जेपी बेहतर बोले तो थोड़ा अंदाज लगाइए। शाहरुख खान, अनिल कपूर, मुकेश अंबानी, उनके पीछे शाहरुख खान। दिलचस्प होगा ये देखना कि अडानी आते हैं अंबानी साहब की बेटी दामाद भी मौजूद हैं, अनंत अंबानी। देश में चुनाव के साथ साथ अगर किस चीज की चर्चा थी तो इनकी शादी की। तो देखिए, स्टारकास्ट तो पूरी है आज, मतलब हर उद्योग जगत से, संत भी हैं, संत भी उद्योग जगत से, आध्यात्मिक क्षेत्र से, पर 19 से थोड़ा कम लग रहा है मुझे। 19 में आशा भोसले और तमाम लोग एकदम से पूरा बहुत जबरदस्त लोग 19 में आए थे, और इस बार हो सकता है थोड़ा जल्दी भी कर लिया। 19 में थोड़ा समय लिया था शपथ ग्रहण में, तो बहुत लोगों को आने जाने में भी जलवा तो पूरा रखने की कोशिश की गई, ऐसा नहीं है। नहीं, जलवा कोशिश की जरूरत ही नहीं है, जलवा है भाई। आप लोग कोशिश की क्या बात कर रहे हैं? देखते आगे आगे देखिए होता है क्या भाई। 303 था, 240 है, इतना ही तो फर्क है। इतना फर्क तो बहुत है, लेकिन आप और दिख नहीं रहा पे। 63 सीट का ही तो फर्क है। लेकिन वही है कि लोग कह रहे थे आएगा तो मोदी ही, अब लोग कहेंगे आया तो मोदी ही। आया तो मोदी भाई, जो जीता वो सिकंदर। अब क्या फर्क पड़ता है? ये जो सरकार है, इसको दरअसल हम लोग जब विश्लेषण करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में वो 96 वाला दौर याद आ जाता है। कोई भाग रहा है, कोई उसको पकड़ रहा है, कोई उसको बुला रहा है, लेकिन वो सब चीजें इस बार होने वाली नहीं है। करेक्ट। आप देखो ना, अजीत जी की बात कर रहे थे समीर जी, और खुद ही उसका उत्तर भी दिया उन्होंने कि वो करेंगे। एक मिनट सर, उसका करेंगे क्या आप? अगर अजीत पवार आ गए, अडानी साहब, अगर अजीत पवार आ गए, तो अगर अमित शाह ने पलट के पूछ लिया कि भाई आप किस वजह से आपको मिलेगी सीट, आपने क्या परफॉर्म करके दिया। आपने देखा योगी आदित्यनाथ जी आए, उनका आकर्षण भी आपको थोड़ा कम दिखा होगा। अभी आज की तारीख में आप परफॉर्म करके आओगे तो विजेता की तरह आपका स्वागत होगा। चेहरे पे मुस्कान देखिए, शिवराज सिंह चौहान के 29/29 की मुस्कान है। बिल्कुल ठीक है ना।
तो जहां लोग परफॉर्म कर रहे हैं वही सितारा है। कंगना रनौत, जी हाँ, कंगना रनौत अपना चुनाव जीत गई। माननीय कंगना रनौत बोलिए, माननीय सांसद हो गई, माननीय सांसद। अब माननीय सांसद जी के साथ कांड भी हो गया, बताइए। और उसको कुछ लोग जस्टिफाई भी कर रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है, उसको जस्टिफाई भी कर रहे बिल्कुल। बहुत डेंजरस ट्रेंड है जो उनके साथ अब आपकी अनुमति है आनंद जी। हैं। मैं आपको रोक नहीं सकता, मैं तो अपनी अनुरोध कर रहा था कि मेरी बात पूरा कर लेने दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि 240 तो अपने आप में बहुत मौजूद नंबर है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो सारा ये नंबर या मिलीजुली सरकार की बात और उसके चैलेंजेस और वो वहीं से शुरू हुई कि आप ना गोल पोस्ट इतना ऊपर ले जाते हो ना। 400 पार, 350। चंद्रबाबू नायडू साहब आगे से। चंद्रबाबू नायडू सरकार में उनके लोग हैं वो नहीं है, लेकिन इस सरकार के लिहाज से मतलब एलाइज में सबसे बड़ी शख्सियत है चंद्रबाबू नायडू। और उनको भी उनको बहुत कुछ चाहिए सरकार से। उनको अपनी उनका राज्य जो है वहाँ मुख्यमंत्री बने हैं वो, इसके अलावा अपनी नई वो कैबिनेट नई कैपिटल सिटी बसा रहे हैं, राजधानी उनको बसानी है अमरावती। केंद्र के साथ मिलकर बहुत चलने की जरूरत है। जोशी जी, एक साल पहले सौरभ राइट ऑफ कर दिया था चंद्रबाबू नायडू के बारे में, ये कहा गया कि अब उनकी राजनीति खत्म हो गई है, अब वो कहां पर आएंगे। लेकिन जिस तरह की लैंडस्लाइड विक्ट्री इस बार आंध्र प्रदेश में देखने को मिली है, उसके बाद उनके दोनों हाथ में लड्डू है, कह सकते हैं कि वो केंद्र भी सरकार बनवा रहे हैं। दूसरे सबसे चर्चित नाम जो पिछले 4 दिनों में रहे वो नीतीश कुमार। बाहर है, नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार सभी के हैं, पोस्टर लग गए थे दोबारा। नीतीश कुमार सबके हैं। और उनके साथ जो है सौरभ, उनको देखिए संजय झा, जो कि इस बार जेडीयू बीजेपी के साथ आई है, तो प्रमुख देखिए जो बात नीतीश कुमार ने बताई उसकी वो इतनी बड़ी खबर नहीं बनी, चूंकि ये सारी एक्सरसाइज चल रही थी कि मंत्री कौन बनेगा, कि मुझे जो लोग मुझे कन्वीनर नहीं बनाना चाहते थे इंडिया गठबंधन का, आज मुझे प्रधानमंत्री का ऑफर दे रहे हैं, प्रधानमंत्री पद का ऑफर दे रहे हैं। खुलकर उन्होंने कहा, कांग्रेसियों ने मुझे प्रधानमंत्री बनने का ऑफर दिया और कहा, केसी त्यागी ने बात कही और कहा कि अगर कोई झुठला दे ये बात, कोई मना कर दे, तो मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड है, मेरे फोन में रिकॉर्डेड है। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। बात को इतनी भी बड़ी करके मत देखिए, वो कल परसों कुछ और कह सकते हैं, जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। नहीं, ये ट्रैक मतलब नहीं, मेरी तो बात खत्म हो गई एक्चुअली। मतलब नीतीश कुमार जी को मैं विश्वसनीय एक सीमा के आगे नहीं मानता, है ही नहीं वो। और उसी पैमाने पर अगर देखिए तो बीजेपी भी विश्वसनीय नहीं है, उसी पैमाने पर देखिए तो तेजस्वी भी विश्वसनीय नहीं है, उसी पैमाने पर देखिए तो कांग्रेस भी विश्वसनीय नहीं है। तो यू टर्न ऐसा नहीं है देश की किसी पार्टी ने नहीं लिया है। बेवजह आप जेडीयू में, चूंकि यू है इसलिए आप उनको यू टर्न से छोड़ देते हैं। ये पहुंचा दिया। तो मुझे लगता है कि सारे दलों ने एक दूसरे से, एनसीपी से सारे दलों ने गठबंधन किया, स्वर्ण पदक है ना एडीएमके से भी किया, डीएमके से भी किया, पूर्व राष्ट्रपति जी जो भी पहुंचे, वो सब लोग एक दूसरे से करते रहे गठबंधन। नीतीश कुमार और बिहार को बेवजह इसलिए बदनाम कर दिया जाता है, यू टर्न लेने पलट गए, पलटू चाचा। दरअसल ये सब तेजस्वी की खुराफात है, उसने ही पलटू चाचा कहना शुरू किया। अच्छा, फिर एक बार जरा जब स्टेज की तस्वीर आए तो हम आपको बता पाए, गडकरी साहब और शिवराज जी के बीच में एक कुर्सी खाली है, सबकी नजरें उस पर कौन बैठने जा रहा है, क्योंकि ये सवाल अब सीनियोरिटी का है। अच्छा, और ऐसा भी ध्यान रखा, सीसीएस जो है आपके टॉप 4 है, तो वो टॉप 4 एक कतार में नहीं है, ये तो उसमें दिख रहा है निर्मला जी की कुर्सी पीछे है। ना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सीनियोरिटी केवल आप कैबिनेट कमेटी, तो वो आप कमेटी बनाते हैं ना, कैबिनेट कमेटी, वो तो अभी मतलब जिस ऑर्डर में वो शपथ लेंगे उसमें पता लगेगा क्या हमें? इस कुर्सी की बात हुई थी, ये कुर्सी किसके लिए खाली है? नड्डा जी के लिए हो सकती है। नड्डा जी के लिए खाली होगी। ठीक, लल्लन बाबू पहले रो में, दूसरे रो में, दूसरे रो में, लल्लन जी दूसरे रो में पहले एक कुर्सी पर बैठे हुए हैं। तो देखिए, पहली कुर्सी जो आपको देखा, अमित शाह जी के बगल में मोदी जी की कुर्सी खाली है। शिवराज, इसका मतलब कोई बड़ा नेता आ गया, सब अमित शाह जी के बगल में, हाँ अमित शाह, तो राजनाथ जी, अमित शाह जी के बगल में राजनाथ जी और मोदी जी 2 लोग बैठेंगे जी। ये सतीश दुबे है मेरे ख्याल से, ये जो पीले कुर्ते में, ये सतीश दुबे बिहार वाले हैं जो अभी अमित शाह से बात कर रहे थे। उन्होंने इंडिया टीवी से बात करते हुए भी यही कुर्ता पहना हुआ था। वो कल जब इनको फोन आया, नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड साहब की पुत्री भी आने वाली थी, बांग्लादेश के राष्ट्रपति, ये सब अभी आएंगे, अभी टाइम हो रहा है, अभी 6:48 वो तो पहले लैंड कर चुकी थी। इसके अलावा मालदीव्स के राष्ट्रपति को बुलाया गया है, भी आ रहे हैं, उनको भी इस बार न्योता दिया गया है। देखिए, इस पूरे रीजन में एक मजबूत सरकार शपथ लेने जा रही है, तो ये सारे लोग आएंगे, लेकिन एक बड़ा संदेश दिया गया है कि पाकिस्तान नहीं आ रहा है, और जिसमें शशि थरूर ने आपत्ति भी जताई, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को नड्डा साहब मंच की ओर जा रहे हैं।
नड्डा साहब अभी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनका टेन्योर खत्म होने वाला है कुछ महीनों में, और उसके बाद अब वो मंत्री भी रहेंगे। नड्डा साहब ने हिमाचली गमछा भी डाला हुआ है, तो इसका मतलब है कि उनको हिमाचल का ही माना जाए। गुजरात का सांसद के तौर पर 100% है ना, हिमाचल के ही है। राज्यसभा कहाँ से आ रहे हैं, कोई टेक्निकल चीज तो है नहीं। पॉलिटिक्स नहीं, जो लिस्ट विस्ट अभी सर्कुलेट हो रही है देवेंद्र जी, उसमें उनको वहां दिन में भी मैंने चर्चा सुनी, इसलिए ऐसे कह रहा हूँ कि भाई है तो भूटान के राष्ट्राध्यक्ष आ गए हैं, भूटान के राजा वो पहुंच चुके हैं। अब उनका भी पूरा जो है मुझे उनका भी जलवा रहता है भाई साहब, वो जलवा पूरा है, अभी पूरा टाइट होंगे, वो पूरा वो बांधेंगे Hair सेंगोल पहनेंगे, टाइप, वो भी कुछ एक पूरा लेके वार्डरोब जो चलते हैं। उसका कुछ है, हाँ। प्रोटोकॉल जैसा कुछ दिखाई दे रहा है बहुत सुंदर। जी। तो नड्डा साहब मंच पर अब बैठ चुके होंगे। अब आप देखिए तो बस राजनाथ जी तो काफी देर पहले दिखाई दे गए थे, तो प्रधानमंत्री से पहले सभी लोग वहां पहुंचेंगे। रजनीकांत ये कितना प्रभाव डाल पाएंगे देखना होगा। देखिए सौरभ, 26 का अब इलेक्शन जो है तमिलनाडु की राजनीति के हिसाब से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। विजय एक एक्टर है, उन्होंने पहले ही ये कह दिया है कि वो विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी लॉन्च कर चुके हैं, विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। वोट शेयर ले लेंगे, इस बात सही है? बिल्कुल, वो ऐसा लग रहा है क्योंकि उनकी फैन फॉलोइंग इतनी जबरदस्त है, खासतौर पर महिला वर्ग के बीच में। तो ऐसा लगता है कि उनकी ओपनिंग बहुत जबरदस्त होगी। वो किसके वोट तोड़ेंगे, क्या रजनीकांत उस लिहाज से बीजेपी की मदद कर पाएंगे, देखना बहुत दिलचस्प है। इन्होंने खुलकर साइड डिक्लेयर कर दी अपनी? बिल्कुल भी नहीं। जब मौका आया था उसके बिल्कुल जिस दिन ये कहा गया था कि बस अब लॉन्च होने वाली पार्टी, उस दिन एक प्रेस रिलीज आई थी कि अब मैं एक्टिव पॉलिटिक्स से संन्यास ले। हाँ, लेकिन साउथ के अंदर नेता लोग चुनाव कम ही हारते, लेकिन कमल हसन कैसे हार गए? मतलब इतने बड़े स्टार होके हार गए चुनाव, भी भारतीय जनता पार्टी से। कमला हसन पॉलिटिकली कभी हाँ, रेलेवेंट नहीं भाजपा हो से हार गए पाएगा। कमला। और वहां पर द्रविड़ दलों को हराना एक बहुत एकदम ओवरनाइट आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं, बहुत मेहनत का काम है। उनकी पार्टी को कभी पार्टी समझा ही नहीं गया, ऐसा लग रहा था कि एक वो सामाजिक संगठन चला रहे हैं। एक्चुअल में क्योंकि राजनीति उनकी के तौर पर फिल्में भी सीरियस बहुत- लिया नहीं गया उनको। उनकी फिल्में भी बहुत हद तक उसी सोशल अभी आप जिसको देख रहे थे, संदेश देने जी, वाली जी, मॉरिशस मसाला के फिल्में तो बहुत राष्ट्राध्यक्ष करते नहीं नहीं। है, इनका बड़ा भारतीय सा नाम भी है। ये निरुद्ध जगन्नाथ टाइप में। प्रमोद अनिरुद्ध या कुछ नाम है निरुद्ध इनका ना? जगन्नाथ होगा। मॉरिशस में बड़ी हिंदू आबादी रहती है, बड़ी हिंदुवादी रहती है। बहुत ये बहुत। पूर्वांचल और वहाँ वाली? तो हिंदी, और जब हम लोग शेख हसीना विश्व हिंदू सम्मेलन में गए थे तो वहाँ हिंदी भी, भोजपुरी के तो वहाँ रेडियो स्टेशन चलते हैं। तो मॉरिशस तो बहुत ही करीब है अपने।